नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राहुल शर्मा। जैसा कि आपको विदित है, हमने पिछली क्लास में भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में अधिनियमों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम जो है अगला अधिनियम पढ़ेंगे और वो अगला अधिनियम है अपना अधिनियमों के बारे में जो है अपन चर्चा कर रहे थे और (1833) का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। (1833) के चार्टर अधिनियम में पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। जो हमने 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था, उस अधिनियम में हमने कुछ बातों पर चर्चा की थी। जो 1813 के अधिनियम में बेसिकली हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की थी उसे ज़रा रिपीट कर लें एक बार। तो 1813 के अधिनियम में हमने सबसे पहला जो पढ़ा था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के बारे में मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल को नियुक्त करने का और गवर्नरों को नियुक्त करने का और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापतियों को नियुक्त करने का जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए वर्ष करने का 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का प्रावधान वो भी 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई थी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत में कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार करने की छूट दी गई थी। और जिससे मैंने आपको बताया था 2 तरह के जो अधिकार हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बरकरार रखे गए। एक तो चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार और चाय का व्यापारिक एकाधिकार। जो भारत के साथ चाय का व्यापार करना हो या ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार हो, तो इन दोनों व्यापारिक एकाधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बरकरार रखा गया। बाकी अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी। इसी कड़ी के तहत हम अगला अधिनियम पढ़ेंगे, वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि जो गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। इस प्रकार अब बच्चों सवाल ये बन जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के पहले क्या बने? गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नंबर दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो कार्य क्या था? देखो, पहले तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए। फिर उसने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसके बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों कार्यों को, व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को, दोनों को ही वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी कि भाई आप व्यापारिक कार्य भी कर सकते हैं और राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं। इसके बाद में फिर हमने देखा कि जो तीनों प्रेसिडेंसियां जो कानून बनाती थी, अपना अपना कानून,
इन कानून बनाने की शक्ति को मैंने आपको बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई थी, पहले मैंने आपको बताया था। और इसके तहत क्या है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल, और अन्य दो प्रेसिडेंसियां हैं जैसे बंबई और मद्रास, इनके गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई। उसके बाद में क्या था कि जो तीन प्रेसिडेंसियां थी वो तीनों प्रेसिडेंसी अपना अपना कानून बनाती थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं, इनका जो कानून बनाने की जो अधिकार है, इनके कानून बनाने की यानी वैधानिक शक्तियां हैं, इनको ब्रिटिश संसद के अंतर्गत लाया गया। यानी कि अब ये प्रेसिडेंसियां जो कानून बना रही हैं, इनको कानून बनाने को, जो ये कानून बना रही हैं, इनको लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद की अनुमति ली जाएगी। यानी कि इन कानूनों को अमली जामा पहनाने से पहले ब्रिटिश संसद की अनुमति ली जाएगी। उसी कड़ी में अगला कार्य क्या हुआ कि हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसका मतलब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नंबर दूसरी बात, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, देखो बच्चों, कार्यकारिणी परिषद में पहली बार यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4। बाद में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संख्या को घटा के कितनी कर दिया गया, 3 कर दिया गया। अब यहाँ पर पुनः गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या यानी कि कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की क्या की गई, नियुक्ति। और इनके संरक्षण में, लॉर्ड मैकाले के संरक्षण में ही एक विधि आयोग का गठन किया गया। तीसरा पॉइंट क्या है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, एक विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया। देखो विधि आयोग का गठन क्यों किया गया, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को पहले केवल 3 प्रेसिडेंसियों का ही कार्य करना है। सबसे पहले तो कहाँ का गवर्नर जनरल है, बंगाल का, तो बंगाल का कार्य करना है। इसके अलावा 2 प्रेसिडेंसी और थी, कौन कौन सी, बंबई और मद्रास। तो बंबई और मद्रास भी प्रेसिडेंसी किसके अधीन थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के। यानी कि अब देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी कि अब उसका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा भारत हो गया। पूरे भारत में विधायिका संबंधी इसको अधिकार दिए गए गवर्नर जनरल को। अब बताइए, जब इतना बड़ा कार्य क्षेत्र हो जाएगा तो विधि संबंधी कार्यों के लिए एक विधि आयोग का गठन करना पड़ेगा। तो ये जो विधि आयोग का गठन हुआ है, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया है। लॉर्ड मैकाले कौन है, लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, लॉर्ड मैकाले की। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में संपूर्ण भारत में विधि के संहिताकरण के लिए, यानी कि कानूनों को एक संहिताकरण करने, लिपिबद्ध करने, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से नियमित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का नाम क्या है बच्चों, विधि आयोग। तो एक विधि आयोग का गठन भी कौन से अधिनियम के तहत हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। एक और जो भारतीयों की मांग थी वो थी कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु
एक भर्ती परीक्षा, एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराया जाना चाहिए। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले जो व्यक्ति लगते थे वो भाई भतीजावाद के तहत उनकी नियुक्ति होती थी, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वो अपने सगे संबंधियों को, अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को इस तरह से वो कंपनी में नियुक्ति दे देते थे जिनको प्रशासनिक, जिनमें योग्यता भी नहीं होती थी, न तो प्रशासनिक कार्य सही तरीके से कर पा रहे, न ही वो कोई अन्य प्रकार के कार्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया कि लोगों ने मांग करी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में जिन अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है उन सिविल सेवक उनको एक परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया जाए, उनके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था का शुभारंभ किया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑब्जेक्शन के कारण, उनके विरोध के कारण ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। अगर आपसे पूछ ले कि जो एक प्रतियोगी परीक्षा, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का जो प्रावधान है वो किस लिए धरातल पर नहीं आ पाया, तो उसका कारण क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण जो है एक खुली प्रतियोगी परीक्षा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो आयोजित की जाने की मांग की जा रही थी वो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस एक ठंडे बस्ते में चली जाती है, जिसका कारण क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें कई चीजें देखने को मिली 1833 के चार्टर एक्ट में। पहला तो क्या देखने को मिला कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। इसका मतलब कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, यह हमें याद रखना है। तो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नंबर दूसरी बात, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहले 4 सदस्य थे जो 1784 के एक्ट में घटाकर कितने कर दिए गए? 3। लेकिन वापस इस अधिनियम के द्वारा चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई और लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति चौथे सदस्य के रूप में यानी विधि अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई और इनकी अध्यक्षता में ही भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य था संपूर्ण भारत में विधि के नियमितीकरण या उसके संहिताकरण का कार्य करना, कानूनों का निर्माण करना। तो ये हमें ध्यान रखना है, कानून व्यवस्था पूरे भारत में सुचारू रूप से रहे और नियमित रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। तो इसके लिए विधि आयोग की स्थापना की गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है, ये विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अब यहाँ पे देखिए, इस एक्ट के द्वारा एक अन्य काम भी हुआ। पहले मैंने आपको बताया था कंपनी जो कार्य कर रही है, पहले कंपनी ने केवल व्यापारी कार्य की, उसके बाद में कंपनी ने व्यापारी कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्य भी किए। उसके बाद में जो है अब यहाँ पर इस एक्ट में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर कंपनी के जो व्यापारी कार्य हैं और व्यापारी कार्यों को, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कंपनी व्यापारिक कार्य कोई नहीं करेगी, उससे केवल और केवल एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है 1833 के चार्टर एक्ट में कि इस एक्ट के द्वारा क्या कार्य हुआ। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब केवल एक राजनीतिक इकाई बना दिया गया, एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया, अर्थात उसके जो व्यापारिक कार्य हैं, व्यापारिक एकाधिकार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इस एक्ट में एक चीज और ऐड कर लेंगे हम, चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इसका मतलब अब कंपनी के व्यापारिक कार्य पूर्णतः क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूर्णतः समाप्त कर, कार्यों को पूर्णतः समाप्त कर,
समाप्त कर, उससे केवल प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। कौन सी इकाई? प्रशासनिक, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई बना दिया गया, बना दिया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहां पर कंपनी को केवल कौन सी इकाई बना दिया गया? प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारिक कार्य थे उन व्यापारिक कार्यों की पूर्णतः क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा से अपन देख लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो गई। सबसे पहली बात तो क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। इसका मतलब क्या है कि भाई भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहली बात। नंबर दूसरी बात, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है वो लॉर्ड मैकाले की परीक्षा पद्धति पर ही आधारित है, शिक्षण प्रणाली पर आधारित है। तीसरी चीज हमने क्या है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, देखो अब गवर्नर जनरल का कार्य क्षेत्र प्रेसिडेंसियों से विस्तारित होकर संपूर्ण भारत हो गया। अब पूरे भारत में इस विधि को नियंत्रित करने के लिए और उसमें जो है आवश्यक सुधार करने के लिए, मतलब जो है अपन इससे कहें कि जो है कानून प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक क्या बनाया गया? विधि आयोग। एक विधि आयोग का गठन किया गया। अब चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति भाई भतीजावाद के आधार पर न होके एक खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। लेकिन ये कार्रवाई कभी स्थापित नहीं हो पाई। ये अमली जामा इस योजना की जो क्रियान्विति है वो कभी धरातल पर नहीं आ पाई। तो उसका कारण मैंने आपको बताया किसका विरोध था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। क्योंकि भाई भतीजावाद करने वाले लोग भी कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे। तो उनकी कहीं ना कहीं जो है उनकी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगने वाला था। तो उन्होंने क्या कर दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके ऊपर क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि भाई हम इस प्रक्रिया को लागू नहीं होने देंगे। अगला कार्य क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी जो व्यापारिक कार्य कर रही है उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी जो है कोई व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, अब वो केवल एक प्रशासनिक इकाई के रूप में ही कार्य करेगी। तो अब देखो, पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको शुरू में जब भारत का संवैधानिक विकास बताया था तब मैंने आपको एक बात कही थी कि धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करने की कोशिश करेगी। और ये आप देख रहे हो कि लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर हो रही है। और जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कमजोर होने के कारण ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश संसद का भारत के ऊपर जो नियंत्रण है या कहें ताज का नियंत्रण है, वो धीरे धीरे बलवान होता जा रहा है। इसका मतलब एक चीज कमजोर होगी तो दूसरे का नियंत्रण बढ़ता जाएगा। अब आप देखो धीरे धीरे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले व्यापार का अधिकार दिया गया, फिर राजनीतिक कार्य भी कंपनी करने लग गई। 1773 के एक्ट में व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को वैधानिक अनुमति दे दी गई। उसके बाद में 1784 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। आगे जाकर के अन्य ब्रिटिश कंपनियां 1813 के एक्ट में अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की छूट दी, कुछ प्रतिबंधों के साथ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के दो व्यापारिक एकाधिकार वो बरकरार रखे गए, भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ये दो चीजें ऐसी हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बरकरार रखी गई। अगले एक्ट में मैंने आपको बताया था, इसी एक्ट में मैंने 1813 के एक्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जो विधि निर्माण की शक्ति है तीनों प्रेसिडेंसियों को, उसको भी सीमित किया गया। यानी कि अब ये डायरेक्ट विधि बना के उसको लागू नहीं कर सकती, इनको विधि बनाकर लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। तो ये कार्य ये भी जो है किया गया। अब आगे हम देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में, तो हमें ये समझ में आता है कि अब गवर्नर जनरल को पूरे भारत की जिम्मेदारी दे दी गई। यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया है। और इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो पहले 4 सदस्य थे, अब 1784 के एक्ट में जो उनकी संख्या घटा करके 3 कर दी गई थी, पुनः 1833 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। और बाद में आगे चल करके लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया, क्योंकि संपूर्ण भारत में कानूनी व्यवस्था को नियंत्रित रूप से या सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और मैंने आपको बताया कंपनी में जो सिविल सेवकों की नियुक्ति होती थी, उनकी भर्ती के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजन करवाने का जो मांग है, मांग पत्र है, वो लगातार भारतीयों के द्वारा दिया जा रहा था। तो लेकिन ये कार्रवाई संपूर्ण हो पाती उससे पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका भरपूर विरोध किया, और इस विरोध के परिणाम स्वरूप जो है ये जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा आयोजन की जो बात है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई। और मैंने आपको लास्ट में जो है बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल एक प्रशासनिक इकाई के रूप में ही कार्य करेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? 1853 का चार्टर एक्ट। एक्ट पढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना जो वीडियो आपको मिल रही है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप जितना शेयर और लाइक करेंगे उतना ही हमारा मोटे जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा बूस्ट होगा, वो बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो, लगातार वीडियो आपके लिए ऐसे ही प्रस्तुत करते रहेंगे और आप अपने घर पर बैठकर बड़े आराम से जो है भारत की राज व्यवस्था को बड़े आराम से एंजॉय कर पाएंगे और एक बेहतर नागरिक बनने में जो है आपका योगदान रहेगा। दूसरी चीज अब है 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो हम पढ़ेंगे। अब 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। देखो, चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, चार्टर अधिनियम कौन से हैं? मैंने आपको पहले बताया था, चार्टर एक्ट वो हैं जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा जारी किए गए हैं। यानी कि जिन एक्ट को ब्रिटिश क्राउन ने जारी किया है वो कौन से एक्ट हैं? चार्टर एक्ट हैं। तो चार्टर एक्टों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम है। तो यहां क्या लिखेंगे हम? चार्टर अधिनियमों की अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम है। अंतिम अधिनियम है। अंतिम अंतिम अधिनियम है। अंतिम अधिनियम है। एक जगह टिकता नहीं है ये थोड़ा सा। का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट तो इसमें क्या कहेंगे हम? अंतिम चार्टर एक्ट है। अंतिम चार्टर अधिनियम है। अंतिम चार्टर अधिनियम है। अंतिम चार्टर अधिनियम है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इस अधिनियम में कि इसके द्वारा केंद्र में संपूर्ण भारत के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद का, संपूर्ण भारत के लिए भारत हेतु एक केंद्रीय विधान परिषद, एक केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया।
केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। संपूर्ण भारत के लिए क्या बना दी गई? एक केंद्रीय विधान परिषद। और कितने सदस्य ही है बच्चों ये केंद्रीय विधान परिषद? 12 सदस्य ही। कितने सदस्य ही है? 12 सदस्य विधान परिषद का निर्माण कर दिया गया, जिसने भारत की छोटी संसद के रूप में, इसने किसके रूप में कार्य किया? भारत की छोटी संसद के रूप में, छोटी संसद के रूप में कार्य किया, छोटी संसद के रूप में कार्य किया। इसने भारत की किस रूप में कार्य किया? छोटी संसद के रूप में कार्य किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1853 के चार्टर अधिनियम में सबसे पहली बात तो क्या होगी कि ये अंतिम चार्टर अधिनियम है। अगर आपसे कहे कि चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा है बच्चों, तो कौन सा है? 1853 का चार्टर एक्ट। नंबर दूसरी बात, क्या काम हुआ इसमें? संपूर्ण भारत के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। और इसमें कितने सदस्य हैं बच्चों? 12 सदस्य, जिसने भारत की एक छोटी संसद यानी छोटी विधायिका के रूप में कार्य किया। किसके रूप में कार्य किया? भारत की एक छोटी विधायिका के रूप में कार्य किया। तीसरा काम जो इसमें है सबसे महत्वपूर्ण, वो कार्य क्या है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजित करने के प्रावधान पर सहमति बनी कि भाई सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या आयोजित की जाएगी? एक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह हमें ध्यान रखना है कि इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक भर्ती परीक्षा, एक खुली प्रतियोगी परीक्षा, एक खुली प्रतियोगी परीक्षा, एक खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। व्यवस्था का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। यानी कि क्या बनाएगी? खुली प्रतियोगी परीक्षा, कि खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इससे पहले के एक्ट में जो खुली प्रतियोगी परीक्षा थी, इस व्यवस्था को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। क्यों? क्योंकि हमने देखा था 1833 के चार्टर एक्ट में, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण वो प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया। लेकिन इसमें हम ये ध्यान रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या रही कि इसमें सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजित करने के जो है व्यवस्था का इसमें शुभारंभ किया गया। और इसमें भारतीयों को भी इसमें भारतीयों को भाग लेने का, भारतीयों को इसमें भाग लेने का अवसर दिया गया। भाग लेने का क्या दिया गया? अवसर दिया गया। इसमें भाग लेने का अवसर दिया गया। तो ये कार्य कौन से एक्ट में हुए? 1853 के चार्टर एक्ट में। दोबारा से रिपीट कर देता हूं बच्चों, 1853 के चार्टर एक्ट में एक तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में जो सबसे अंतिम चार्टर अधिनियम है, तो वो चार्टर अधिनियम कौन सा है? 1853 का चार्टर एक्ट। दूसरी बात, इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में, संपूर्ण भारत के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान हुआ, जिसके तहत केंद्र में एक 12 सदस्य केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। और इस केंद्रीय विधान परिषद ने भारत की एक छोटी संसद के रूप में कार्य किया। तीसरी बात क्या हुई कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और इस प्रतियोगी परीक्षा में भारतीयों को भी भाग लेने का अवसर दिया गया। अब प्यारे विद्यार्थियों,
आपको पता है जैसे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति मूलतः ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के विरुद्ध थी, उनकी नीतियों के विरुद्ध थी। जैसा कि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से अथाह मात्रा में कच्चा माल जो है ब्रिटेन में भेजा। तो 18वीं शताब्दी का जो समय है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन में तो औद्योगिकरण का समय है और भारत में अन्य औद्योगिकरण का समय है। क्यों? क्योंकि भारत से जब कच्चा माल निरंतर रूप से ब्रिटेन भेजा गया तो उसका जो दूरगामी प्रभाव ये हुआ कि भारत में जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, छोटे मोटे जो कार्य थे, उद्योग जिनसे लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, तो वो उद्योग सारे चौपट हो गए और जिसके कारण से भारत में गरीबी, भुखमरी और इस तरह की आपदाएं जो है भारत में मुखर होने लगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है प्यारे विद्यार्थियों कि 1857 की क्रांति जो हुई थी वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के कई प्रकार के कारण हैं, उसके आर्थिक कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, धार्मिक कारण भी हैं, है ना, और अंग्रेजों की भू राजस्व संबंधी नीतियाँ भी हैं। लेकिन उन सबको डिटेल में यहाँ पढ़ने की बजाय हमें ये ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो क्रांति हुई थी और इस क्रांति में आपको पता है जैसा कि ये क्रांति असफल रही, हमें सबको पता है ये क्रांति असफल थी, लेकिन इस क्रांति के दौरान बहुत सारे भारतीय लोगों का खून बहा और आपको पता है खून की कीमत मिलती है। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने भी एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि मनुष्य के खून की कीमत होती है। जब वो खून बहता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है उसकी कीमत के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मांगों पर विचार किया जाता है, उनकी मांगों को कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थान दिया जाता है। अब यही के जो कार्य है वो 1857 की क्रांति के दौरान हुआ। विद्यार्थियों, हमारी क्रांति असफल रही, लेकिन फिर भी जो हमारे लोगों ने जो बलिदान दिया, जो इस क्रांति में जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, लेकिन ये उनका प्रयास निष्फल नहीं गया। इसके द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जब विद्रोह, बड़ी मात्रा में विद्रोह हो गया, तो जिसके कारण महारानी विक्टोरिया जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश जो है सामग्री थी, वो उनको जब ये पता चला कि भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है, तो महारानी विक्टोरिया ने कहा कि भाई मैं भारत जाकर के देखती हूँ कि ये विद्रोह क्यों हो रहा है और किस चीज़ के प्रति हो रहा है। तो महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन से भारत आई और भारत में आकर के उन्होंने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद की घोषणा करी। कौन सी घोषणा करी? इलाहाबाद घोषणा। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, इलाहाबाद घोषणा कब हुई थी? इलाहाबाद घोषणा तो 1 नवंबर 1858 को। क्यों कहते हैं इसे इलाहाबाद घोषणा? क्योंकि भाई ये घोषणा इलाहाबाद में ही हुई थी। इलाहाबाद घोषणा क्यों कहेंगे? क्योंकि ये घोषणा कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी और इस घोषणा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत के शासन की बागडोर सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा ये काल है संवैधानिक विकास का काल, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था। एक तो अवधि है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1858 तक की जो ये अवधि है, ये अवधि का काल है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन। किसके अंतर्गत है प्यारे विद्यार्थियों? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन। अब 1858 से लेके 1858 के अधिनियम से लेकर के और 1947 तक का जो समय है, ये आएगा प्यारे विद्यार्थियों ताज के शासन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? ताज के शासन के अंतर्गत। यानी कि 1857 की क्रांति चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी और महारानी विक्टोरिया की 1 नवंबर 1858 की इलाहाबाद घोषणा के द्वारा चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई और समाप्ति होने के बाद में भारत के शासन की बागडोर सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में ताज के शासन की शुरुआत हो गई। कौन से शासन की? ताज के शासन की। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ताज के शासन को, और ताज के शासन की शुरुआत होती है 1858 के अधिनियम से लेकर के 1947 के भारत शासन अधिनियम तक। इस दौर ये जो बीच का समय है 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर के और 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक का जो समय है, इस अवधि को कहते हैं ताज का शासन। क्या कहेंगे बच्चों? ताज का शासन। देखिए, कल की क्लास में अपन 1858 के अधिनियम को जो है अनवरत रूप से शुरू रखेंगे, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि डेली जो मेरे वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जय हिंद।